नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव का रण। तमाम राजनीतिक दल अपनी ताकत के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में उतर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत और सबसे ज्यादा तैयारी भारतीय जनता पार्टी की रीवा संसदीय सीट में है। और रीवा संसदीय सीट में 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तब यहां भाजपा की प्रचंड जीत होती है और 2019 मोदी लहर में वो जीत और बड़ी हो जाती है। अब 2024 का रण, 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से रीवा संसदीय सीट में तमाम बड़े दावेदार अपनी मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। रीवा लोकसभा सीट से भाजपा के दावेदार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। गौरव जी, एक बड़ी तैयारी, बीजेपी ये कहा जाता है कि 12 महीने 365 दिन प्रिपरेशन करती है चुनावों की, मतलब बड़ी तैयारी रहती है। किस तरह से देख रहे हैं रीवा लोकसभा की तैयारी को? रीवा लोकसभा की तैयारी बस नहीं, ये आप देखिए कि हमारा जो संगठन है वो लगातार नीचे स्तर पर जाकर काम करता रहता है। बूथ स्तर पर बूथ इकाई जो है हमारी वो बनती रहती है और एक सतत प्रक्रिया है हमारे यहाँ काम करने की, जहाँ कार्यकर्ता मोबिलाइज रहता है और जो हमारे जो काम है, जो सरकार के हमारे काम हैं या जो हमारी नीतियाँ हैं, जो हमारे विचार हैं, वो नीचे तक पहुँचती रहे, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर है जो नीचे तक पहुँचाते रहते हैं। और लगातार जनता के संपर्क में हमारा संगठन का कार्यकर्ता रहता है। एक संगठन की एक पूरी जो स्ट्रक्चर है उसका हमें एक बहुत बेनिफिट रहता है इसका हमेशा, और एक आदत सी पड़ गई है कि जनता के लिए, उनके कामों के लिए, और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, संगठन के नेता हों और चाहे बड़े नेता हों, वो एक लगातार प्रोग्राम बनाते रहते हैं कि हम उनसे लगातार जुड़े रहें। अब एक 2014 से एक चीज देखी गई कि बूथ स्तर पर पन्ना प्रभारी जैसी एक मॉडल पे काम हुआ। अमित शाह लगातार उस चीज को लेकर सक्रिय रहे। 14 में उसका फायदा मिला, उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में, मध्य प्रदेश में मैसिव विक्ट्री। अब 2019 में भी उसी तरह विक्ट्री हुई। मात्र एक सीट कांग्रेस के खाते में है, बाकी पूरी 28 सीटें आपने अपने पक्ष में कर दी। ये जो बूथ मैनेजमेंट का फॉर्मूला है, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप युवा मोर्चा में लंबे समय तक रहे, अलग अलग राज्यों में प्रभारी रहे, संगठन के तमाम कार्य चलते रहे, तो वहां पर भी इस तरह का एक मैनेजमेंट देखने को मिला और चुनावी प्रबंधन में भी आप लगातार रहे। मैंने आपको कहा ना कि ऊपर से नीचे तक भाजपा का एक एक कार्यकर्ता इस पे लगा रहता है, काम करता रहता है कि संगठन को मजबूती कैसे मिलती रहे। और संगठन को हमको हमारी मजबूती तब मिलेगी जब हम लोगों से मिलेंगे सीधे, और एक जो चेन बनी है हमारी उसको फॉलो करेंगे। तो हमारे यहाँ पूरी प्रक्रियाओं के साथ काम होते हैं। और जैसे आपने कहा कि पन्ना प्रमुख उसका लाभ मिला है, तो स्वाभाविक है। आप देखिए, 2 लोकसभा की पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज मोदी जी के नेतृत्व में इतना विशाल मैंडेट लेकर हम लगातार 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम जैसा मोदी जी ने कहा है कि हम एनडीए 400 पार करेगा, तो ये उसका एक बड़ा रीज़न है हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का जो एक विशाल व्यक्तित्व है, और उसके साथ हमारा जो संगठन है और जो संगठन की मजबूती है, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग लगातार काम करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं भाजपा का कार्यकर्ता होने के कारण, आपके पास कुछ पद हो या ना हो, हर एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे जाके जो ऊपर से निर्णय रहते हैं उसको लेकर वो काम करता रहता है। गौरव जी, एक बड़ा सवाल है, अब रीवा लोकसभा की ओर आते हैं। 2003 के पहले की परिस्थितियां, और बार बार आपकी पार्टी और आपका दल वही 2003 के पहले की रीवा की तस्वीर भी दिखाते हैं कि क्या हालात थे रीवा के, विंध्य के। आप देखिए, विपक्ष का यह आरोप है कि संसाधनों का दोहन हुआ, विंध्य के संसाधन लूटे गए और विंध्य को कुछ खास नहीं मिल पाया, रीवा को कुछ खास नहीं मिल पाया है। क्या परिदृश्य देख रहे हैं 2003, 2000 लगातार 3, 8, 13, 18 सब जगह, फिर 18 में हालांकि सत्ता परिवर्तन हुआ था। अच्छा, ऐसा है कि विपक्ष का जो आरोप है उसका काम है आरोप लगाना। देखिए, आप भी यहीं से हैं, और विंध्य में 2003 के पहले क्या स्थिति थी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो और चाहे खनिज को लेकर हो। हमको यहाँ से शहडोल जाना होता था तो हम कैसे घूम के जाते थे, कभी रास्ता
कटनी से ढूंढते थे, डिंडोरी से ढूंढते थे। आज हम मात्र 2.5 घंटे में शहडोल पहुंचते हैं। हम जैसे उत्तर प्रदेश में हो, बनारस हो, जबलपुर हो, नागपुर हो, हमें जाने में समय नहीं लगता। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत डेवलप हुआ है। दूसरा जो दोहन की बात है कि उनका काम ही था विपक्ष का खाना और लूटना। उन्होंने दोहन किया है इस चीज़ को, और कोई चीज़ बढ़ नहीं पाए, कोई क्षेत्र बढ़ नहीं पाए, उसका वो बड़ा ख्याल रखते थे, वो बस बढ़े। तो उन्होंने जिस तरह से विंध्य का दोहन किया था, इसीलिए विंध्य का विकास 2003 तक एकदम रुका हुआ था। लगातार कई वर्षों से, चाहे लाइट हो, बिजली हो, पानी हो, इसकी हमें किल्लत झेलनी पड़ती थी। और एक तरह से आदत बना दिया था इन्होंने कि आपको ऐसे ही रहना है। लेकिन उसके बाद परिदृश्य बदला। आप 3 के बाद देखिए, समय एक समय लगता है, कालखंड लगता है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से विकास हुआ है, आज रीवा एक महानगर की श्रेणी में अगर खड़ा हुआ है। और इसका हमारे नेताओं को, हमारे यहाँ के जो सांसद हैं, हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, हमारे यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं, उनका एक बड़ा योगदान है इस चीज़ को लेकर कि जो बढ़ाने में उन्होंने क्षेत्र के लिए जो प्रयास किए वो फलीभूत हुए हैं। और आगे आने वाले समय में सभी इसके लिए प्रयासरत रहेंगे कि विंध्य जो है हमारा, वो एक अग्रणी क्षेत्र बनकर उभरे। गौरव जी, अब जब आपने तमाम नेताओं की बात की तो एक सवाल जहन में आता है कि कांग्रेस का ये कहना है कि उसके यहाँ, उनकी पार्टी में जो युवाओं की पीढ़ी है, उसको बड़ा जल्दी मौका मिलता है। जीतू पटवारी यूथ कांग्रेस से आए, आज प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं मध्य प्रदेश में भी, जो यूथ कांग्रेस की पॉलिटिक्स से आए और बहुत जल्दी उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में मौका मिला। आपके यहाँ समय इतना क्यों लग जाता है? आपके यहाँ ऐसा लगता है कि बीजेपी में बहुत समय लगता है, बहुत तपना पड़ता है, या इस तरह की परिस्थितियां हैं क्या? पता नहीं, ऐसा तो अब कैसा लगता होगा आप लोगों को। आप देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी लगातार जब नए भारत की बात करते हैं तो वो युवाओं को लेकर बात करते हैं, वो टेक्नोलॉजी को लेकर बात करते हैं, वो नए नए विकल्प खोजते रहते हैं कि हमारा देश कैसा युवा भारत बन के उभरे। तो अभी आप देखिए कि हमारे चाहे केंद्र में मंत्री हो, हमारे चाहे सांसद हो, हमारे चाहे संगठन में शीर्ष नेतृत्व में, चाहे प्रदेश के नेतृत्व में, आप देखिए कि कितने युवाओं को मौका मिला है, लगातार मौका मिला है। हाँ, एक प्रक्रिया है, उसके तहत काम करना पड़ता है। और हमारे यहाँ जैसे कांग्रेस में है कि हमें चाहिए नहीं तो हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ लगे हैं, काम करते रहे हैं और उसका परिणाम मिलता है। और उसी के नतीजा है कि हम आज यहाँ पे एक अच्छी स्थिति में भाजपा खड़ी हुई है, जहाँ मध्य प्रदेश 29 में से 29 लोकसभा जीत सकते हैं और हम देश में एनडीए 400 पार और भाजपा 370 पार करने के एक मुहाने पे खड़ी है। गौरव जी, थोड़ा सा पीछे लौटते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव, एक मजबूत दावेदारी, हर जगह एक चर्चा कि आप एक मजबूत दावेदारी कर रहे हैं, रीवा संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे हैं, लेकिन पार्टी ने फिर से रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा को 2019 में मौका दे दिया। इस बार क्या प्रिपरेशन है, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, चाहे 19 की हो, चाहे अभी की बात हो, कभी कोई दावेदारी नहीं हुई है और हमारे यहाँ कोई दावेदार नहीं होता है। हमारे यहाँ संगठन निर्णय करता है कि किसको कहाँ पर स्थान देना है, किसको किस काम पे लगाना है। तो चाहे 19 की बात हो और चाहे अभी 24 की बात हो, हम अपने काम पे लगे हुए हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि 29 में से 29 मध्य प्रदेश में सीट आनी चाहिए और रीवा और विंध्य में, जैसे रीवा में जितने वोट मिले थे, रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। और हम इस बार रिकॉर्ड मतों से, जो पिछला रिकॉर्ड था उसको भी तोड़कर हम रीवा लोकसभा जीतेंगे। मेरा भी एक सवाल है कि सबका एक विजन होता है। हमने सोशल मीडिया में देखा, बहुत सारी जगह देखा। आपने पिछले दिनों 1 जनवरी को एक पत्रकार वार्ता की, तो वहां पर भी आपने एक विजन की बात की, कुछ अलग डायमेंशन में काम करने की बात की। अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आपकी प्रायोरिटी में वो कौन से काम है? 2 से 3 प्राइमरी वर्क बताइए कि आप रीवा के लिए वो करना चाहते हैं, रीवा को उसकी जरूरत है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि मौका देती है नहीं देती, हमारा काम है जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे क्षेत्र के हित में है, जो हमारे लोगों के हित में है, वो होना चाहिए। तो अगर आप करने में कोई काम को सक्षम है, या कि जिस स्तर पे आप पहुंचा सकते हैं उस स्तर तक आप पहुंचाने में सक्षम है, तो बिल्कुल हाँ करना चाहिए। और जहां तक रीवा की बात है, मेरा हमेशा से एक इच्छा रही है कि रीवा हमारा एक अग्रणी क्षेत्र रहे। हमारा रीवा जो है
भारत पटल पर उसका एक नाम हो, जैसे जिस इसका पुराना इतिहास है, उसी तरह हम चाहते हैं कि एक विकसित रीवा हमारा हो। और उसके लिए जो कुछ करते बनेगा वो किसी भी स्तर पे जाके करेंगे। और खासकर युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे सकते हैं, उसके लिए एक बड़ा खाका हमें पहले से ही खींचना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, रीवा में जो पानी का संकट गर्मी में होता है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी का संकट, घोर संकट हो जाता है, उसको हम किस तरह से उससे छुटकारा पा सकते हैं। और दूसरा, हमारे बच्चों की पढ़ाई को लेकर और महिलाओं की सुविधाओं को लेकर हम किस तरह काम कर सकते हैं, वो हमें करना पड़ेगा। और हम कर सकते हैं, इसलिए जो भी कर सकता हो उसको वो चीज़ को लेकर आगे आना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले आपने एक अप्रोच किया कि वंदे भारत रीवा से शुरू होनी चाहिए। रेल मंत्री से मिले, प्रोसेस हुआ, आगे बढ़ी बात, वंदे भारत रीवा भी आई। उसके साथ आपने आईटी हब को लेकर भी एक चर्चा शुरू की और इस चीज़ को लेकर आप यहाँ के युवाओं के बीच में भी गए कि आईटी हब बहुत ज़रूरी है रीवा के लिए। बहुत बड़ा मास यहाँ से बेंगलोर, पुणे, अलग अलग जगह जाता है। ये दिमाग में कैसे आया कि इसकी ज़रूरत भी है? क्योंकि जनरली आईटी हब की जब बात होती है तो बड़े शहरों की ओर इंसान देखता है। भोपाल देख सकता है, इंदौर देख सकता है, मुंबई देख सकता है। देखिए, मैं आपको फिर से कहूँगा, अगर आप कोई काम कर सकते हैं तो उसे करना चाहिए। और अगर आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं तो करना चाहिए। कुछ ऐसे उदाहरण है, ज़रूरी नहीं कि आपका आईटी कोई बहुत बड़े शहर से ही चले, आपका एक गांव से भी चल सकता है। बस उसके लिए सुविधाएं चाहिए। और हमारा जो यूथ है रीवा का, वो बड़े बड़े शहरों में अच्छे जॉब्स में है, चाहे आपका नोएडा हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, और बहुत ही तकनीकी से लैस है। वो उसे अच्छी पढ़ाई करा है और वो चाहता भी है कि अगर हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर पाएँ, तो भी उसके पास सुविधाएं नहीं हैं। तो मैंने कई उदाहरण देखे हैं, साउथ में कुछ उदाहरण देखे हैं, जो बाहर से थे वो आके साउथ में गांव से चालू कर दिया, छोटे से शहर से आज बड़ी कंपनी, एक आईटी हब के रूप में वो क्षेत्र उभर कर आया। तो हमारा रीवा फिर भी कई सुविधाओं से लैस है। एक उत्तर प्रदेश का ये गेटवे है और विंध्य का एक सेंटर है। और हमारे विंध्य के जो युवा बाहर जाते हैं, अगर उनको हम अच्छी पढ़ाई के साथ साथ एक आईटी से रिलेटेड एक बढ़िया एक हब बना सकते हैं, उसको एक सिटी बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और मेरा कभी ऐसा हुआ, हम प्रयास में तो ही हैं, लेकिन अगर हम कर पाने में सक्षम हुए तो हम उसे ज़रूर करेंगे। और उसमें हमें बहुत इच्छा है। ये ग्लोबल अगर किसी चीज़ को करना, किसी जगह को करना है, तो उसे आईटी से जोड़ना चाहिए। और एक आईटी बहुत बड़ा माध्यम है। अगर हमारा शहर ऐसे सुविधाओं से लैस हो जाए तो हम ग्लोबल हो जाएंगे, और जिसका लाभ हमें केवल एक चीज़ से नहीं, कई व्यापारिक दृष्टियों से भी उसका बड़ा लाभ मिलता है। गौरव जी, आपने इनोवेटिव जब आइडिया की बात की तो एक जहन में प्रश्न आया। विपक्ष आरोप लगाता है, चुनाव आए, गौरव दिल्ली से आए और होर्डिंग लगा दिया। पिछली बार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने भी ये चीज कही कि गौरव जैसे जैसे चुनाव आते हैं तो तमाम वो चीजें लेकर आते हैं और ये होर्डिंग लगा देते हैं। होर्डिंग बड़े क्रिएटिव रहते हैं, चूंकि जनरली आप हर बार, कभी दिग्विजय सिंह आपके टारगेट में रहे, कभी कमलनाथ का वैक्सीन लगाते हुए आपने एक फोटो पोस्ट यहाँ पे बैनर होर्डिंग लगवा दिया। फिर कभी जब कांग्रेस ये दावा कर रही थी मध्य प्रदेश में 2023 में कि 23 में हम आ रहे हैं, तब आपने एक होर्डिंग लगा दिया 1 जनवरी को। तो कैसे सोचते हैं? क्योंकि सीधे सीधे आप समझिए कि एक ऐसे पर्सन को यहाँ समझा रहे थे जब ईडी की रेड हुई, झारखंड के एक नेता, और उनका होर्डिंग लगा दिया। कभी कांग्रेस के टाइम के जो स्कैम्स थे उसका होर्डिंग लगा दिया। कैसे सोचते हैं कि ये सब चीजें यहाँ पर रिलेवेंट हो पाएंगी? यहाँ के लोगों को समझाना है। मैं वही बोला ना कि हमारा शहर, हमारा जो क्षेत्र है वो पढ़ा लिखा क्षेत्र है, वो समझता है, आइडियाज़ को समझता है। अभी विपक्ष नहीं समझ पाते तो कोई क्या कहें, और कि दिल्ली से आए तो क्या दिल्ली से आइडिया लेके आते हैं? और भाई रीवा के ही लोग के पास आइडिया नहीं हो सकता क्या? हम रीवा में बैठ के अपने आइडियाज़, अपने नई नई सोच नहीं साकार कर सकते क्या? तो ये सब तो एक, इसमें क्या बताऊं कि एक आइडिया है, आ गया कि ये करना है, तो अभी आपको जल्दी ही फिर से ये भी कुछ चीज़ और देखने को मिलेगी भविष्य में। और जहाँ तक होर्डिंग की बात है, तो मैंने पहले भी कहा कि एक माध्यम है, एक संचार का माध्यम है, अपनी बातों को बताने का माध्यम है, और एक सीधा संवाद हो जाता है आपका जनता के साथ, तो है एक माध्यम ये भी है। आपने माध्यम की बात की, नेटफ्लिक्स का विवाद याद आ रहा है। 3 साल पहले अ सुटेबल बॉय, हाँ,
इतना ज्यादा वो विवाद हुआ, FIR दर्ज हो गई, इसी रीवा में शुरू हुआ ये सब कुछ। आपने यहाँ पर तमाम चीज़ों को लेकर SP को आवेदन दिया, फिर यहाँ से भोपाल मसला पहुंचा, गृह मंत्री ने संज्ञान लिया, यहाँ FIR आपने दर्ज करा दी एक वेब सीरीज पर ही। सीधे बड़ा काउंटरेबल नहीं हो गया, एकदम से सीधे आप अटैक करने लगे और फिर उसके शेयर्स पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ गया। हाँ, उसके शेयर्स वर्ल्ड वाइड गिरे थे। तो देखिए ऐसा क्या है कि मैं आपको फिर से बोला ना कि अब इस चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आप अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली में बैठ के करें, मुंबई में बैठ के करें या और से कहीं, आप यहाँ से भी मुद्दे उठाएं। अगर हमारा नीचे का कार्यकर्ता भी मुद्दा उठाता है, कोई आदमी, सामान्य आदमी मुद्दा उठाता है, तो ऐसी बात नहीं है कि वो चीज़ें नहीं उठ सकती। और जो अगर सही है हमने किया, और हमने नेटफ्लिक्स पर किया, किसी नेटफ्लिक्स के अधिकारियों पर किया, किसी उस पर नहीं किया, और उसका असर आप देखिए। उसके बाद क्या हुआ, आज के 3 साल 4 साल बाद आप देखिए, उसके बाद कई और प्लेटफॉर्म्स में भी आए, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किया। और अब धीरे धीरे इन प्लेटफॉर्म्स में ऐसी चीज़ें जो समाज को या धर्म के आधार पर किसी को चोट पहुंचा सकती हैं, उस पर वो बहुत विचार करते हैं फिल्मों को डालने पर, कि वो डालें कि नहीं डालें। आप देखेंगे कि 72 हुर्रे पिक्चर आई थी, उसको, ऐसी पिक्चरों को भी और भी कई जो पिक्चरें हैं उनको नेटफ्लिक्स ने नहीं लिया, प्राइम वीडियोस ने नहीं लिया। ऐसी पिक्चरों को अब आजकल डरते हैं, क्योंकि क्या, एक भाई आप इस तरह से चीज़ें करेंगे तो लोगों के दिमाग में भी आता है एक ये जागरूकता फैलाना हुआ एक तरह से। तो काम करना चाहिए। अगर आपको लगता है हम किसी और के लिए नहीं सोचते हैं कि हम अपनी तरफ से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, लेकिन अगर हमको ऐसा लगता है तो किसी न किसी को तो आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए, रीवा से ये मुद्दा उठा और पूरे विश्व में, पूरा विश्व का मीडिया चाहे कोई भी हो, सब जगह ये मुद्दा उठा और इसका असर पड़ा। चुनाव की ओर लौटते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव, रीवा संसदीय सीट, तमाम दावेदार, सबकी एक अलग अलग दावेदारी है। क्या मानते हैं अगर किसी और को मौका मिलता है? अब आपको फिर से कहा कि यहाँ पे कोई दावेदार नहीं होता। जिसे पार्टी, जिसे संगठन कहता है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लग जाता है। और आप निश्चित मानिए कि हम पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार लोकसभा में, और एक अभूतपूर्व विजय हासिल करके जनता की सेवा के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी पुनः भारत को विश्व पटल पर एक नया भारत दिखाएंगे। मैं 4 नाम लूंगा और बहुत शॉर्ट में आप उनके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, बहुत सहज सरल और अपने ईमानदारी से संगठन के लिए काम करने वाले हमारे नड्डा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक इतना विराट व्यक्तित्व है कि आप उसको शब्दों में नहीं बोल सकते। उन्होंने जिस तरह से भारत को एक अलग पहचान दी है पिछले 10 वर्षों में, विदेश नीति जिस तरह से भारत की सफल रही है, आर्थिक क्षेत्र में भी देखिए भारत जिस तरह से उभरा है, तो वो किसी पराक्रमी से कम नहीं है। तो पराक्रमी नरेंद्र मोदी। डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे संगठन के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता, और साथ ही कार्यकर्ता के साथ जो सरकार की चीज़ों को लेकर चलते हैं, साथ में करते हैं, समन्वय बैठाकर जो काम करते हैं, वो उनका एक अभूतपूर्व मतलब एक उसके लिए वो बहुत ही मंझे हुए एक हमारे मोहन यादव जी हैं। इसलिए वो जिस तरह से सभी के साथ समन्वय बैठाते हैं और सौम्य सरल मृदुभाषी हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं। मैं इतना ही उनके लिए कहना चाहूँगा। सांसद जनार्दन मिश्रा जी हमारे बहुत ही अच्छे, ईमानदार, जमीनी कार्यकर्ता, एकमात्र हैं जो गांव-गांव से जुड़े हुए हैं, और उनकी सरलता के कारण हर आदमी उनसे जुड़ना चाहता है। ऐसे हमारे जनार्दन जी हैं। राजेंद्र शुक्ल, डेडिकेटेड, काम के प्रति डेडिकेशन उनका सबसे बड़ा हथियार है। कांग्रेस मुरुम वाली रोड है। नहीं, आप सीधे कांग्रेस को कह रहे हैं। इतना बड़ा इतिहास रहा है। एक समय वो एक्सप्रेस वे हुआ करती थी, लेकिन जब उस पे गड्ढे हो गए,
उस पर कुछ पैचेस नहीं हो रहे हैं और लगातार उसी पे गाड़ी चलाए जा रहे हैं। एक परिवार ही लेके चल रहा है पूरा और कुदाए पड़ा है। तो आज की डेट में उसको और कुछ नहीं कह सकते। एक मतलब कांग्रेस के लिए क्या बोल दें, कांग्रेस खुद ही नहीं सोच पाती कि कांग्रेस ही क्या है, क्या कांग्रेस है कुछ। इसलिए कांग्रेस के लिए तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है आज की डेट में। इतना बड़ा इतिहास उसने अपने आप को ही समाप्त कर लिया। नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी चुनौती दे रहे हैं कि अच्छे से लड़ेंगे, युवाओं को मौका देंगे और मध्य प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन लोकसभा में करके दिखाएंगे। वो कार्यकर्ताओं को लात मारने वाले जीतू पटवारी जी, वही जीतू पटवारी जी कार्यकर्ताओं को ही गाली देके लात मार देते हैं। तो आगे देखिए वो कैसे कैसे किसको किसको क्या लिंगी फंसाएंगे और कितनी सीटें लाएंगे। मुझे तो लगता है उनका पूरा कार्यकाल ही पूरा करने तो बड़ी बात है, उनको दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएंगे। वो अपना ही अस्तित्व बचा ले, बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे साथ रीवा संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव 2024 के सशक्त दावेदार भाजयुमो के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, तमाम नेताओं को लेकर भी पक्ष रखा, रीवा को लेकर एक अलग विजन की बात की। समय समय पर हम तमाम उन दावेदारों को आपके बीच लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। धन्यवाद।